Hello students, today's topic is movement along a supply curve and shifts in supply curve. हम लोग अभी तक सप्लाई कर्व पढ़ चुके हैं। सप्लाई कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? एक सप्लाई शेड्यूल का, जिसकी एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटीज़ दिखाते हैं एंड वाई एक्सिस पे प्राइस। मूवमेंट्स और शिफ्ट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे हमारी जो मूवमेंट होगी वो एक ही सप्लाई कर्व पे होगी। हमारा पूरी फिगर में एक ही सप्लाई कर्व होगा और उस पर हम मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। वो मूवमेंट एक्सटेंशन भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन। किसके रिस्पॉन्स में होती है वो मूवमेंट? जब उस प्रोडक्ट के खुद के प्राइस में, उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंजेस होते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जब सप्लाई कर्व पे हम मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। अब ये मूवमेंट में एक्सटेंशन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? एक्सटेंशन जब होता है जब हमारा प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। शिफ्ट्स का मतलब क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्या था? मूवमेंट क्या होती थी? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और शिफ्ट क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। अब शिफ्ट किसके रिस्पॉन्स में होता है, मतलब क्यों होते हैं? तो शिफ्ट में क्या अजम्पशन ली जाती है कि जो प्राइस है कमोडिटी का खुद का, वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जो अदर फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, उन फैक्टर्स में से किसी ना किसी फैक्टर में चेंजेस होंगे। तो यहाँ जो इंक्रीज होता है सप्लाई में, वो क्यों होता है कि कुछ फैक्टर्स में हो सकता है फेवरेबल चेंज आ गया, तो वो क्या करेगा? सप्लाई कर्व में इंक्रीज। और ये इंक्रीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं होता, बल्कि एक सप्लाई कर्व से दूसरे सप्लाई कर्व पे होता है। और उसको हम बोलते हैं, जब इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व कौन सा शिफ्ट लेता है? फॉरवर्ड शिफ्ट, मतलब वो आगे की तरफ खिसक जाता है। और जब हमारा क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है कुछ अनफेवरेबल रीजंस की वजह से, तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है? बैकवर्ड शिफ्ट कर लेता है। तो उसमें सप्लाई कर्व जो है हमारा, वो पिछली साइड खिसक जाता है। तो अभी हम पहले कौन सा कंसेप्ट करेंगे? मूवमेंट का, मतलब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। तो मूवमेंट में क्या होगा? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये टेबल गिवन है, देखो। प्राइस पहले क्या था? 1। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड at the price of 1 it was also 1 unit, but as far as price is increasing from 1 to 5, quantity supplied also increases from 1 unit to 5 units. डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा है कि क्या हो रहा है? एक्सटेंशन। रीजन क्या है इस एक्सटेंशन का? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, की कमोडिटी का खुद का प्राइस क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। सेम टेबल को आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। Here on x axis we have quantity and on y axis we have price. So our first point is this: at the price of rupees 1 per unit, our supply is also 1 unit. So the point A is here. But as price increases from rupees 1 to 5 per unit, our supply is also increases from 1 to 5 units. So our next point will be B. Here we are moving from point A to B. What is this arrow is showing? This arrow is showing that you were earlier on point A, but now you are moving to point B. Means extension of supply, कि आप पहले 1 यूनिट ही सेल करना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या चाह रहे हो आप? 5 यूनिट्स की सेल। Here it is contraction of supply. पहले प्राइस क्या था यहाँ पे? 5, तो आप सप्लाई भी कितनी कर रहे थे? 5 यूनिट्स। अब प्राइस क्या हो गया? 1 रुपी पर यूनिट, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई? 1 यूनिट। कॉन्ट्रैक्शन हुआ सप्लाई का, किसकी वजह से? अपने खुद के प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा? पहले हम पॉइंट बी पर थे, 5 के प्राइस पे 5 यूनिट्स थी, और अब हम पॉइंट ए पर आ गए, पॉइंट 1 के प्राइस पे 1 यूनिट। तो यहाँ का एरो देखो डाउनवर्ड आ रहा है कि हम पहले बी पॉइंट पे थे, लेकिन अब कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं? ए पॉइंट पे। लेकिन इस फिगर में एरो अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि यहाँ के एक्सटेंशन हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्शन, हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव कर रहे हैं।
ठीक है, ये सब कुछ हमारे मूवमेंट्स के बारे में। अब हमारा एक हॉट्स क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये क्या बोल रहा है कि किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा सप्लाई हायर प्राइस पे क्यों होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने पहले ही अजम्पशन ली कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तो हाई प्राइस होना मतलब क्या, आपकी कॉस्ट कांस्टेंट है, तो प्राइस हाई होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, और ज़्यादा सेल करनी है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, तो सप्लाई ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो, आपके आउटपुट में इंक्रीज किसके अकॉर्डिंग होता है कि जैसे हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहें तो हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, बड़े स्केल पे होता है। अब बड़े स्केल पे हमारा बिजनेस है तो हमारी एडवर्टीजमेंट के खर्चे, उसके बाद हमारे मतलब उसको मैनेज करने के खर्चे, छोटे बिजनेस में छोटे खर्चे होते हैं और बड़े बिजनेस में बहुत बड़े लेवल के खर्चे होते हैं। अब वो खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, और खर्चे कहाँ से हमारे पूरे होते हैं, एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे होते हैं, जो प्राइस पे हम सेल करते हैं। तो अगर वो प्राइस राइज होगा तभी कंपनीज क्या करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे और सप्लाई इंक्रीज होगी। अदरवाइज अगर प्राइस ही राइज नहीं हो रहा तो सिर्फ वो कॉस्ट थोड़ा इनकर करने के लिए बैठी है वहाँ पे, तो उस केस में आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। मूवमेंट में क्या था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हियर वी हैव इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज का मतलब क्या है कि देखो, सप्लाई में इंक्रीज कब होगा, जब आपके मोर गुड्स सप्लाइड होंगे, किस प्राइस पे, एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब प्राइस में खुद के कोई चेंजेस नहीं है लेकिन फिर भी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस पहले 10 था, यूनिट सप्लाइड क्वांटिटी कितनी थी, 20, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन यूनिट्स कितनी हो गई, 30। तो ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसका कैसे किया कि हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे प्राइस। सेम 10 के प्राइस पे ही पहले हम कितनी यूनिट सप्लाई कर रहे थे, 20, और अभी उसी सेम 10 के प्राइस पे हम कितनी यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, 30। तो पहला सप्लाई कर्व मेरा क्या था, S1, और सेकंड सप्लाई कर्व क्या आ गया, S2। तो मेरा एरो किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, कि पहले मैं इस सप्लाई कर्व पे थी लेकिन अब मैं फॉरवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ और कौन से, S2 सप्लाई कर्व पे आ गई हूँ। अब रीज़न क्या है कि प्राइस वही है लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ रही है, तो उसके रीजंस यहाँ पर है। देखो, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो आपका हो सकता है टाइम कम लग रहा हो, टाइम कम लगेगा तो बचे हुए टाइम में आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है पर यूनिट, तो आप क्या करोगे, वो बचा हुआ जो आपके पास मनी है, जो आपकी कॉस्ट में इनकर नहीं हुआ, आप उससे फर्दर प्रोडक्शन करोगे। फैक्टर प्राइसेस, लैंड का रेंट वगैरह कम हो गया, लेबर के वेजेस वगैरह कम हो गए, कुछ भी इस टाइप का, कैपिटल पे इंटरेस्ट कम हो गया, बैंक लोन वगैरह इजी मिलने लग गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, कॉस्ट कम हुई मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो आप सप्लाई क्या करोगे, ज़्यादा। कंपीटिंग प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए, ठीक है, अगर किसी हमारे कंपटीटर ने प्राइस कम कर दिए तो हम अगर प्राइस कम नहीं करेंगे तो हम अपनी सप्लाई भी तो कम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात ये सोचो कि हमारा कोई प्रोडक्ट है और उसका एक कंपटीटर एक्स है, अगर एक्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देता है और हम अपनी सप्लाई कम कर देते हैं तो कस्टमर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमें उस पॉइंट पे क्या करना है कि अगर हम अपना प्राइस कम नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम अपनी सप्लाई तो मेंटेन करके रखें कि जितने भी कस्टमर हमारे पास आए उनको तो हम एटलीस्ट मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इसी वजह से नेक्स्ट क्या बोलता है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, अगर मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के और बढ़ गए तो सप्लाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको उस बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि इसमें आगे फर्दर ग्रोथ होने वाली है तो आप इन्वेस्टमेंट हाई करोगे, न्यू अट्रैक्ट्स होंगे, न्यू पीपल अट्रैक्ट होंगे उस बिजनेस में, तो वो प्रोडक्शन ही करेंगे तो आपकी सप्लाई फिर से इंक्रीज हो जाएगी। आपके गोल में शिफ्ट हो गया, पहले आपका गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था लेकिन अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया, तो आप उसी प्राइस पे अब सेल्स पे ज़्यादा फोकस करोगे। और क्या, टैक्सेशन में डिक्रीज, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए तो आपको कॉस्ट सेव होने लग गई, तो आप क्या करोगे,
हाई प्रोडक्शन, या आपको सब्सिडीज़ मिलने लगी। सब्सिडीज से भी क्या होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्शन आप क्या कर लेते हो, इंक्रीज़ कर लेते हो। तो ये सारे हमारे रीजंस थे किस चीज़ के, इंक्रीज इन सप्लाई के, जो हमने इस फिगर में देखा कि सेम प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट पे भी हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। और ये एरो हमें शो कर रहे हैं कि हम पॉइंट ए से कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट बी पर, क्योंकि आपको देखने में डायग्राम सेम लगेगा। डायग्राम ये जो हमारा डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम है ये भी आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मूवमेंट है वो कहाँ पे हो रही है, एरो देखो कहाँ आ रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट, कि हम पॉइंट ए से कहाँ आ रहे हैं, बी पे। तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि आप सेम प्राइस पे लेकिन अब यूनिट्स क्या कर रहे हो, कम सप्लाई कर रहे हो। तो पहले 10 के प्राइस पे हम कितनी यूनिट सप्लाई कर रहे थे, 30, और अब 10 के प्राइस पे कितनी कर रहे हैं, 20। तो हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड शिफ्ट आ रहे हैं। पॉइंट ए से हम कौन से पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, पॉइंट बी पर। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, जो इंक्रीज के रीजंस थे जस्ट अपोजिट ऑफ डेट। वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, यहाँ पे आउटडेटेड हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी, टाइम पीरियड कम नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से फैक्टर प्राइसेस वहाँ डिक्रीज हुए थे, यहाँ इंक्रीज हो गए, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो आप अपनी सप्लाई कम करोगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो आपको पता है कि अब उसका प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा, तो आप भी अपनी सप्लाई कम करोगे। क्यों, ताकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी होगी तो आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। फर्म्स में कमी आ गई, नंबर ऑफ फर्म्स, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के चले गए, तो अब क्या होगी, सप्लाई ऑब्वियस सी बात है, जिस लेवल का वो प्रोडक्शन करते थे अब वो लेवल नहीं रहेगा। लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, लोगों को उस बिजनेस में कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा फ्यूचर में होने के लिए, तो वो भी उस बिजनेस को क्या कर देंगे, वाइंड अप, मतलब छोड़ देंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। गोल फर्म का सेल्स मैक्सिमाइजेशन से हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ गया, तो अब फर्म किसको कंसीडर करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइस को, क्योंकि प्राइस ही डिटर्मिनेंट है आपके प्रॉफिट का, तो वो क्या करेगी, सप्लाई प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। या फिर टैक्सेशन बढ़ गया और सब्सिडीज़ वगैरह का विड्रॉल हो गया, मतलब अब आपको सब्सिडी नहीं मिलती। उसके बाद दिया हुआ है हमें मूवमेंट और शिफ्ट्स में डिफरेंस। तो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, वो सब सिचुएशंस के बारे में बोलते हैं जहाँ पे आप सेम सप्लाई कर्व पे क्या करते हो, मूव करते हो। शिफ्ट किसके बारे में बोलते हैं कि आप क्या करते हो, यहाँ पे न्यू सप्लाई कर्व पे क्या कर जाते हो, शिफ्ट कर जाते हो। यहाँ पे किसका रीज़न क्या है कि इसके खुद के प्राइस में चेंज होता है। यहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि इसके प्राइस में चेंज ना होके बाकी फैक्टर्स में चेंज होता है, जो अभी हमने स्टडी किए। एक और अजम्पशन, ये क्या अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेता है, ये प्राइस को कांस्टेंट लेता है। डायग्रामेटिकली में ये क्या होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है सेम सप्लाई कर्व पे, और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होता है। फिर एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिफरेंस है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है, सप्लाई में इंक्रीज होना कब, जब उसके खुद के प्राइस में इंक्रीज होता है। और इसका मतलब क्या है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज होना कब, उसके खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स में जब हमारा फेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज से मतलब है ऐसा चेंज जिससे सप्लाई इंक्रीज होती हो। एक्सटेंशन किसके अजम्पशन में स्टडी करते हैं कि अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और इंक्रीज किस अजम्पशन में स्टडी करते हैं कि ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सटेंशन में क्या होता है, सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होती है, और इंक्रीज में क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है कि हम न्यू सप्लाई कर्व पे पहुंच जाते हैं। उसके साथ साथ क्या करें, एक्सटेंशन में मूवमेंट कहाँ से होती है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कैसे होती है, ये देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस साइड से मैं इस पॉइंट पे गई तो मैं अपने लेफ्ट से कौन से पॉइंट पे जा रही हूँ, अपने राइट में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होती है, लेफ्ट टू राइट। फिर क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज होना, किस रीज़न से, अपने खुद के प्राइस में डिक्रीज होने से। डिक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है कि सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज होना, बट किस रीज़न से, अदर फैक्टर्स के रीज़न से। यहाँ पे अजम्पशन क्या होती है
कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है और ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अजम्पशन क्या होती है कि ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिससे हमारी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और यहाँ क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट, आप पिछली साइड शिफ्ट करते हो। कैसे होता है बैकवर्ड शिफ्ट, ये देखो ये आपने पिछली तरफ शिफ्ट हो गए। और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कैसे होता है डिक्रीज इन सप्लाई में, तो यहाँ देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं इस बी पॉइंट से कौन से पॉइंट पे जा रही हूँ, ए पॉइंट पे, तो अपने राइट से मैं कौन सी साइड मूव कर रही हूँ, लेफ्ट साइड में मूव कर रही हूँ। Student, this was all for today's class. I hope you all understand this topic. Thank you, students.